अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम के सामीन को खुशामदीद। मैं हूँ राहिला अज़हर और मैं आपके लिए मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और सबक आमूज़ कहानियाँ लेकर आती हूँ। हमारे आज के अफसाने का नाम है जादूगरनी और इसकी राइटर है मलेहा समियोन और ये ख़वातीन डाइजेस्ट से अफसाना लिया गया है। तो शुरू करते हैं। खाला फरखंदा की बहू तो जादूगरनी है, जो एक बार इससे मिल लेता है इसी का हो जाता है। खुदा जाने इसके पास कोई इस समय आज़म है या कोई टोटका टोना। अभी इसके ब्याह को जुमा 8 दिन गुजरे नहीं कि इनके घर का बच्चा बच्चा इसी के नाम की माला जपने लगा है। मुतवक्का जिठानी की तारीफें सुनकर आबिश का दिल जलने लगा। ऐसी कौन सी हूर परी है वो, इसने दिल की खोलन जुबान पे लाने में ज़रा भी तामल ना किया। खूबसूरती में तो वो तुम्हारे पासिंग भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता बातें बहुत मीठी करती है। ऐसी नरम खुशरी बयान लड़की पहले कहीं नहीं देखी। अगली इसके तजस्सुस को हवा देने लगी। आबिश के दिल में हसद का अलाव धमकने लगा। बचपन से ही आबिश की खाला फरखंदा और इनके बच्चों से खूब गाड़ी जमती थी। आबिश ज़्यादातर इन्हीं के घर औदम मचाती नजर आती। वो मैट्रिक की स्टूडेंट थी जब इस पे जान छिड़कने वाली खाला फरकंदा ने अपने छोटे सपूत के नाम की अंगूठी इसकी उंगली में पहनाई। तब अम्मा ने पास बिठाकर इसे प्यार से समझाया कि अब हर वक्त खाला के घर के चक्कर लगाने वाली रोश बदल लो, कम जाओ और जल्दी लौट आया करो। खाला और आज़र भाई बुलाते रह जाते, मगर अब शर्म व हया भी माना थी। वो हर बार पढ़ाई का बहाना बनाकर टाल देती। आबिश माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी कर रही थी जब आज़र भाई की शादी हुई। हलीमा कम पढ़ी लिखी देहातन सरासर आज़र भाई और सफदर खालू की पसंद से आई थी। फरखंदा खाला तो इस रिश्ते के हक में ही नहीं थी, मगर हलीमा ने फरखंदा खाला को न जाने क्या घोल कर पिला दिया था कि अब वो हमा वक्त इसी के गुण गाती दिखाई देती। इनके हवाले से उड़ती उड़ती खबरें आबिश तक पहुंची तो इसके सीने पे सांप लौट जाते। इसे लगता कि खाला फरकंदा और आज़र भाई पर सिर्फ इसका हक है और हलीमा इसका हक छीनने आ गई है। इसके आ जाने से इसकी कदर और हैसियत कम हो गई है। खाला फरकंदा की इकलौती बेटी अमरोजिया, जो हर वक्त एक बहन की कमी का रोना रोते हुए आबिश के आगे पीछे फिरती रहती थी, अब हर वक्त हलीमा भाभी के नाम का विर्द करती दिखाई देती। गोया हलीमा ने जादू की छड़ी घुमाकर सब घर वालों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था। आबिश बदगुमान ना होती तो क्या करती। इसने अपने खदशात अम्मा के सामने बयान किए तो वो इसके सर पे चपत रसीद करती मुस्कुरा दी। पगली, क्या फजूल बातें सोचती रहती हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। तुम इससे ज़्यादा पढ़ी लिखी, इससे ज़्यादा खूबसूरत हो। इसके झेज से दुगना झेज देकर रुखसत करूँगी तुम्हें। फिर फरकंदा तुम्हारी सास बाद में, खाला पहले है। तुम्हारा और इसका क्या मुकाबला। अम्मा की बातों ने इसे हल्का फुल्का कर दिया। वो इम्तिहान से फारिग हुई तो इसकी शादी की तारीख तय कर दी गई। शादी की तैयारियां शुरू हुई तो मसरूफियत की नौयत बदली। ब्यूटी पार्लर के चक्कर, शॉपिंग। खाला फरकंदा कभी हलीमा को भेज देती, कभी खुद आ जाती और आबिश को पिक करके शॉपिंग के लिए निकल जाती। बरी और झेज की हर शे आबिश की पसंद से ली गई। इस दौरान आबिश ने हर लिहाज से हलीमा को बेहतरीन पाया। फिर वो खुद इतनी खुश थी कि हलीमा की ज़ात से जुड़ा जुलापा वक्ती तौर पर इसके जहन से मुँह हो गया। हर फंक्शन को भरपूर तरीके से इंजॉय करती वो मुशारिफ हुसैन की जोजियत में आ गई। शादी के बाद पहली दावत मामू सुफियान के घर थी। उन्होंने सिर्फ आबिश और मुशारिफ को नहीं बल्कि पूरी फैमिली को इनवाइट किया था। आबिश खूब दिल लगाकर तैयार हुई। खिलते हुए गुलाबी एम्ब्रॉयडर्ड सूट में इसकी चमकती रंगत धमक रही थी। नया हेयर स्टाइल इसे काफ़ी पुरकशिश बना रहा था। इसके बरक्स हलीमा सादा से हुलिये में बालों की चुटियाँ बनाए, सर पे दुपट्टा लिए, मेकअप के तकल्लुफ से मबरा।
आबिश के सामने इसकी शख्सियत कहीं पसे मंजर में चली जाती थी। सुफियान मामू के घर भी हर निगाह आबिश को सराह रही थी। वो तफाखर से गर्दन अकड़ाए ड्राइंग रूम में बैठी थी। मामू मुमानी और इनके दोनों बेटे इनको कंपनी दे रहे थे, जबकि इनकी बहू हानिया सरसरी अंदाज में सलाम करके दोबारा किचन में गायब हो चुकी थी। हलीमा इसके पीछे किचन गई तो वो थके से अंदाज में काम कर रही थी। साथ में नन्हे मुस्तफ़ा को भी उठाया हुआ था। अफगानी पुलाव और कीमा तैयार हो चुका था। हानिया शामी कबाब फ्राई कर रही थी। हलीमा इसके मना करने के बावजूद मुस्तफ़ा को फरखंदा खाला के हवाले कर आई और खुद मीठा तैयार करने लगी। मस्तदी से काम निपटाकर खाना लगाया। हानिया इसकी ममनून हुई। खाने से फारिग होकर सब ड्राइंग रूम में गप्पे हाँकते रहे। रात गए तक महफिल जमी रही। हानिया बेटे को सुलाने अपने कमरे में चली गई। जब लौटी तो किचन चमक रहा था, सारे बर्तन धुल चुके थे। हलीमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेहमान थी, फिर भी मेरी इतनी हेल्प करवाई, और अब ये मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ये आपका काम तो नहीं था। बस मैंने कुछ नहीं किया, अपने घर में भी तो करती हूँ। फिर किसी के घर जाकर हाथ पे हाथ रखकर बैठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो सादगी से गोया हुई। हानिया तहे दिल से इसकी ममनून थी। इन सबको खुदा हाफिज कहते हुए वो बार बार हलीमा की तारीफें किए जा रही थी। फरखंदा आंटी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको हलीमा जैसी बहू मिली। इसकी बात सुनकर आबिश का चेहरा बुझ गया। हलीमा के मदाहों में एक और मदाह का इजाफा हो चुका था। हलीमा घर में आई है तो इसकी बदौलत हमारे घराने में भी खुशहाली का मुंह देखा। इसके आते ही आज़र का कारोबार खूब फलने फूलने लगा। मुशारिफ को भी जॉब मिल गई, वरना पहले के हालात किसी से ढके छुपे नहीं थे। खाला फरकंदा फ़ोन पर अपनी चहेती की तारीफ़ों में रतबुल निशान थी। बाज़ाहिर चैनल सर्चिंग करती आबिश सख्त कबीदा खातिर नज़र आ रही थी। इसका जहन गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले वाक़यात में उलझा हुआ था। फरखंदा खाला ने बाकायदा इससे मीठा बनवाने का एहतमाम किया था। इत्तफाक से इस दिन कुछ मेहमान घर आ गए थे। हलीमा इसकी मदद के बहाने किचन में घुसी रही और एक से बढ़कर एक पकवान तैयार किया और खूब दाद समेटी। अपने उम्दा इखलाक और लजीज खानों की बदौलत इसने पूरे ख़ानदान पर धाक बिठा दी थी। इवेंट आबिश का था। वाह वाह, इसकी अमरोजिया के रिश्ते के लिए आने वाली ख़वातीन ने इसकी पिस्ता कामी को निशाना बनाते हुए नाज़ेबा कलमात अदा किए तो हलीमा ने अपने खूबसूरत दलाइल पेश करके उन्हें लम्हों में कायल कर लिया। वो अपने रवैये पे पेशेमान होकर उन्हें, अमरोजिया, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कोई गलत अल्फाज से चोट पहुँचाए तो मुनासिब तरीके से खुद टोको। स्टेज को फेस करना सीखो और फ़र्ज शनासी भी। मैके में हथेली का छाला बनाकर पाली जाने वाली अक्सर लड़कियां ससुराल में मामूली जिम्मेदारी को भी बोझ तस्वर करने लगती हैं। ये जुमला आबिश को काबिले गिरफ्त लगा। फरखंदा खाला को बुरा लगना चाहिए। एक मोहम सी उम्मीद। बुरा मत मानना, मैं बड़ी बहन बनकर समझा रही हूँ। मुझे मजबूत और पुरएतमाद से आरी अमरोजिया ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। कम वक्त की आवाज़ कितनी रसीली और मीठी थी। खाला फरकंदा अजहद मुतासिर हुई। पड़ोस की आपा शादो को बहुत तेज़ बुखार हो गया। इनकी कमसुन बच्चियां जैसे तैसे घर का काम निपटा लेती, मगर उन्हें चपाती बनाना नहीं आती थी। हलीमा को मालूम हुआ तो रोज़ चपातियां बनाकर दे आती। उन्होंने बतेरा रोका कि बाज़ार से मंगवा लेंगी, मगर किसी को तकलीफ़ नहीं देंगी। मगर हलीमा को मदद ट्रेसिया बनने का ज़्यादा शौक चढ़ा था। बहरे कैफ सेहतयाब होने के बाद आपा शादो बतौर ख़ास हलीमा के लिए कोफ्ते बनाकर लाई और इसकी शान में कसीदे पढ़ती चटाई की मानिद बिछती जाती थी। मुबालगा आराई की हदों को छूते तौसीफ़ी कलमात आबिश का पारा हाई करने लगे। सद शुक्र के आबिश ने कभी बरमला चोट ना की। वो अपनी खोलन निकालने के लिए कानाफूसी पे इक्तफा करती। मुशारिफ की बात सुनकर वो धक से रह गई।
حلیمہ بھابھی مجھے ایسے مت دیکھیں، میں پچھلے کئی دنوں سے اسی ہدڑبن میں ہوں۔ میرے اور اس کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مجھے سوبر اور میچیور لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، اس کے مزاج میں بچپنا بھرا ہے۔ فیشن، میک اپ اور آؤٹنگ کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں۔ اس کے پاس شکووں کا انبار تھا۔ وہ دونوں ٹیرس پہ چائے پیتے آپس میں گپ شپ میں مصروف تھے، اس بات سے بے خبر کہ اپنا نام سن کر اس طرف آتی آبش دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ ان کی ساری باتیں سن رہی ہے۔ کچھ دنوں سے مشارب کا کھنچا کھنچا رویہ تو وہ محسوس کر رہی تھی، مگر اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے وہ لا علم تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی۔ کسی کام کا ڈھنگ نہیں، ابھی تک چائے بنانی نہیں آتی۔ وہ ایسے دکھی ہو رہا تھا جیسے نکٹو اور آوارہ میاں کی بیوی ہوتی ہے۔ آبش کا دل بری طرح دکھا۔ اسے اگر کوئی شکوہ تھا تو وہ مجھ سے کہتا، اس طرح کسی کے سامنے ڈیگریڈ نہ کرتا۔ اس سے قبل کہ وہ مزید کچھ کہتا، حلیمہ نے بیزاری سے ٹوک دیا، مشارب، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے جذباتی اور احمق ہوگے۔ اتنی خوبصورت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ بیوی کی کوئی قدر ہی نہیں۔ اسٹوڈنٹ لائف میں اکثر لڑکیاں گھریلو امور کی طرف توجہ نہیں دیتی، بعد ازاں سب کچھ سیکھ جاتی ہیں۔ وہ بھی وقت کے ساتھ سیکھ جائے گی۔ پھر اس طرح کی چھوٹی موٹی باتوں کو انسان محبت میں نظر انداز کر دیتا ہے۔ اب محبت کہاں سے آ گئی؟ آبش سراسر امی کی پسند ہے۔ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کس کی پسند سے آئی ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ جب ایک بار تعلق بن جائے تو پھر دل سے اسے نبھاتے ہیں اور آخری دم تک نبھاتے ہیں۔ تمہاری طرح ذرا سی بات کو ہوا بنا کر تعلق کو بوجھ نہیں بناتے۔ اس نے بنا کسی لاگ لپٹ کے تبصرہ کیا، پھر چند ثانیہ توقف کے بعد بولی، جو اپنے رب کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں وہ بڑی سے بڑی خطا کو آسانی سے معاف کر دیتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اس کی مخلوق سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے؟ کسی فنکار کے سامنے اس کے فن کی معمولی سی تعریف بھی کر دو تو وہ کھل اٹھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے شاہکار تخلیق کیے ہیں کہ عقل دنگ رہ گئی ہے۔ اسے ہماری داد کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں بندگی کا حق ادا کرنا نہ آیا۔ کسی کے وصف کو دیکھ کر یا اس سے اپنا تعلق دیکھ کر اسے مت چاہو، بلکہ دنیا کے ہر انسان سے صرف یہ سوچ کر محبت کرو کہ وہ میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ میری یہ لاجک دل کی تختی پر لکھ لو، چاہو تو کلیہ سمجھ کر رٹ لو، پھر کینہ پالنا مشکل لگے گا اور معاف کرنا آسان۔ وہ بے دہانی میں باتوں کا رخ کسی اور جانب موڑ گئی اور اپنا آپ عیاں کر گئی۔ مشارب پشیمان تھا اور متاثر بھی، اور متاثر تو وہ بھی ہوئی تھی جو ایک عرصے سے بلا وجہ اپنے دل میں میل لیے بیٹھی تھی۔ آج اس نے جان لیا تھا کہ وہ جادوگرنی کا جادو کسی منتر میں نہیں بلکہ اس کے شفاف دل اور میٹھی باتوں میں ہے۔ آج پہلی بار حلیمہ کے متعلق آبش کے دل میں خلفت نہیں، عقیدت ابھری تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا افسانہ۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو اسے شیئر بھی کیجیے گا، لائک، کمنٹس اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔